हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विज्ञान मार्ग के इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम नीट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आज हम इसका पूरा एनसीईआरटी का एक पार्ट करेंगे और हम इसको पार्ट पार्ट में करेंगे, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे शुरू होता है, इसका जो पहला पैरा है। You have learned that all living cells have to be provided with nutrients, O2 and other essential substances. Also, the waste or harmful substances produced have to be removed continuously for healthy functioning of tissues. It is therefore essential to have efficient mechanism for the movement of these substances to the cells and from the cells. Different groups of animals have evolved different methods for this transport. Simple organisms like sponges and coelacanths circulate water from their surrounding to their body cavities to facilitate the cell to exchange the substance. तो जो स्पॉन्ज होते हैं और जो सिलेंट्रेस्ट होते हैं, ये अपना जो बॉडी के अंदर कैविटी होते हैं उसका उसके अंदर जो वाटर होता है उससे अपना जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है और अदर सब्सटेंसेस होता है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं. More complex organisms use complex means like humans. More complex organisms use special fluids within their bodies to transport such material. Blood is the most commonly used body fluid by most of the higher organisms, including humans, for this purpose. So, blood is the most commonly used body fluid. तो हम यहाँ पे इसके ब्लड के बारे में कुछ चीजें देखेंगे. तो आप मेरे साथ साथ एनसीईआरटी में नोट कर सकते हैं साइड पे. तो ब्लड का ओरिजिन क्या है? ब्लड इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन. मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है. और जो ब्लड फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं हीमोपोएसिस. और तीसरा पॉइंट, ब्लड कहाँ पे फॉर्म होता है? ब्लड फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में. सो इनिशियल स्टेज में जो मतलब आरबीसी होता है वो फॉर्म होता है एम्ब्रायो में, योक सैक में, और उसके बाद लिवर ऑन स्प्लीन. एंड जब एडल्ट स्टेज आता है तब वो फॉर्म होता है लॉन्ग बोन्स में. लॉन्ग बोन में उसके बाद जब एज बढ़ने लगता है तो वो धीरे धीरे जो एक्सियल पोजीशन है ह्यूमन का, उस जो फ्लैट बोन्स होते हैं वहां मतलब वहां से होता है. तो ये आपके सिलेबस में इतना नहीं है, तो इतना ही बहुत है. तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कहाँ होता है, लॉन्ग बोन्स में. ओके. लाइक फीमर दे सकते हैं, फीमर. ओके. तो उसके बाद क्या है? अनदर फ्लूइड, lymph, also helps in the transport of certain substances. So lymph जो है एक interstitial fluid है. मेरे साथ साथ आप नोट करिए. lymph जो है interstitial fluid है और इसका कलर जो होता है वो पेल येलो कलर का होता है. पेल येलो. जो ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है वो इंटरस्टिशियल सेल के बीच में प्रेजेंट होता है, मतलब बिटवीन द सेल्स. इन द सेल्स. तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग. In this chapter, you will learn about the composition and properties of blood and lymph tissue fluids, and the mechanism of circulation of blood is also explained herein. So, blood. Blood is specially connective tissue.
ब्लड स्पेशली कनेक्टिव टिश्यू, ये इसको हाईलाइट कीजिए, ब्लड स्पेशली कनेक्टिव टिश्यू। consisting of fluid matrix, plasma and formed elements। तो इसको हम थोड़ा फ्लो चार्ट के फॉर्म में बना लेते हैं। इसका जो 45% होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, और बाकी का जो होता है वो होता है प्लाज्मा, जो होता है 55%। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं होता है प्लाज्मा। ओके, स्लो, और बॉडी का जो मतलब 90% तो वाटर होता है, 90% वो बाद में पढ़ेंगे हम लोग। लेट्स सी। प्लाज्मा इज ए स्ट्रॉ कलर्ड, देखिए यहाँ पे लिखा है प्लाज्मा इज स्ट्रॉ कलर्ड viscous fluid consisting of nearly 55% of the blood, and जो 90 to 92% of plasma is water। प्लाज्मा का 90 to 92% वाटर होता है, and also have proteins contributing 6 to 8%, 6 to 8%। so हम ये पे लिख देते हैं प्लाज्मा 90 to 92% होता है वाटर and 6 to 8% proteins। Okay, fibrinogen, globulin, albumins are the major proteins। ये हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। So fibrinogen are needed for clotting or coagulation of blood। Globulins primarily involved in defense mechanism। Globulins जो IgA इस टाइप का होता है, IG primarily are involved in defense mechanism of the body, and the albumins help in the osmotic balance। Osmotic means the salt balance of the body। So albumins osmotic balance maintain करता है। Plasma also contains small amount of minerals like sodium, जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है ये वगैरह, कैल्शियम जो बोन में होता है, मैग्नीशियम जो एंजाइम के फंक्शनिंग में एज ए कोफैक्टर काम आता है, ACO3 माइनस, क्लोराइड शिप में क्लोराइड, तो ये सब होता है। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स, ये सब भी होता है तो होगा ही। are also present in the plasma as they are always in transit in the body। Factors for coagulation or clotting of blood are also present in the plasma in an inactive stage। जो ब्लड कोagulation के फैक्टर होता है और क्लॉटिंग फैक्टर जिन्हें कहते हैं हम, वो ऐसे इनएक्टिव स्टेट ब्लड में ऑलवेज प्रेजेंट होता है, बट एक्टिव कब होता है जब कहीं पे इंजरी हो जाए। तो हम बाद में वो ब्लड कोagulation भी पढ़ेंगे। तो कभी कोई इंजरी हो जाए तो ये फैक्टर एक्टिवेट होते हैं, कैस्केड मैकेनिज्म होता है उसके, पढ़ेंगे बाद में हम लोग। तो प्लाज्मा विदाउट अ क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मार्क कीजिए। प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर्स इज कॉल्ड सीरम। तुम इस पैरा को साइड में नोट कर लेते हैं। प्लाज्मा, ये तो हमने देख लिया। ये प्रोटीन्स होता है, तो पहले होता है वाटर, फिर होता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में क्या क्या पढ़ा हमने? पहले तो फिब्रिनोजन, ये काम आता है क्लॉटिंग, कोagulation, सो ब्लड क्लॉटिंग। फिर आता है हमारा एल्बुमिन्स,
ये कहाँ ये काम आता है ऑस्मोटिक बैलेंस में। एंड इसके बाद आता है हमारा ग्लोब्यूलिन्स। इसको हम आईजी भी बोल सकते हैं, जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं बॉडी को। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैरा। सो और एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, प्लाज्मा विदाउट अ क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। सो क्या सीरम में एंटीबॉडीज होंगे? यस, एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट, बट इसमें प्लेटलेट्स नहीं होंगे क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर्स में प्लेटलेट्स आते हैं। प्लेटलेट्स प्रेजेंट नहीं, एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगे। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आते हैं एथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट are collectively called formed elements, and they constitute nearly 45% of the blood. Erythrocyte or blood cells are the most abundant of the cells in the body. एरिथ्रोसाइट जो होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं, abundant होते हैं सबसे ज्यादा from the all cells. A healthy adult man has on an average 5 million to 5.5 million RBCs per millimeter cube of blood. एक हेल्दी जो ह्यूमन होता है, मैन होता है, तो उसके शरीर में 5 मिलियन से 5.5 मिलियन तक आरबीसी पर मिलीमीटर क्यूब ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो, पहले ही बताया है, रेड बोन मैरो में आरबीसी बनते हैं जो एडल्ट होते हैं, और जो एम्ब्रायो होते हैं उसमें यॉर्क सैक में बनता है, और जो बच्चा मतलब बेबी होने के बाद जब छोटा होता है तब उसके लिवर और स्प्लीन में बनता है, और जब एडल्ट होता है तब लॉन्ग बोन में बनते हैं। RBCs are devoid of nucleus. RBCs are devoid of nucleus. Devoid मतलब उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। मोस्ट ऑफ द मैमल्स, ऐसा नहीं होता किसी में नहीं होता, कुछ मैमल्स होते हैं जिनमें होते हैं न्यूक्लियस। एंड बाइकॉन्केव इन शेप, जो मैच्योर आरबीसी होता है वो बाइकॉन्केव शेप होता है। दे हैव ए रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कंपाउंड प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी का जो रेड कलर होता है वो होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। सो they have a red color iron containing compound जो होता है Fe2+। आयरन कौन से फेज में होता है ये भी पूछ सकते हैं, Fe2+ स्टेज में होता है। A healthy individual has 12 to 16 gram of hemoglobin in every 100 ml of blood। 12 to 16 grams of hemoglobin प्रेजेंट होता है पर 100 ml ब्लड में। These molecules play significant role in transport of respiratory gases। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं जो गैसेस का ट्रांसपोर्ट है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और etc। RBCs have an average lifespan of 120 days। 120 डेज के बाद ये अपने आप ही स्प्लीन में जाके खत्म हो जाते हैं। तो RBCs have an average lifespan of 120 days after which they are destroyed in the spleen, जिसे स्प्लीन को इसलिए ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। सो इसको भी मार्क करिए, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसको कहते हैं, स्प्लीन को कहते हैं। तो हम इसको साइड में जो जो पढ़े हैं नोट कर लेते हैं। हाँ, तो एथ्रोपोइसिस, यहाँ पे एथ्रोपोइसिस के बारे में थोड़ा लिख लेते हैं, इसको थोड़ा कर लेते हैं। एथ्रोपोइसिस किडनी में होता है। किडनी किडनी से एक हार्मोन निकलता है जिसको कहते हैं एरिथ्रोपोएटिन।
वो एरिथ्रोपोएसिस करता है। सो नेक्स्ट, इमेच्योर आरबीसीस। मैच्योर आरबीसीस में न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन इमेच्योर आरबीसीस में न्यूक्लियस होता है। Immature RBCs do have nucleus, but mature are devoid of nucleus. हम यहाँ पे आरबीसी, प्लेटलेट्स, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये सब देखेंगे। सो leukocytes are also known as white blood cells. Leukocytes are also known as white blood cells, जो WBCs होते हैं। दे आर कलरलेस ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। मैं पहले बताया, जो आरबीसी का कलर होता है रेड होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन होता है, और डब्ल्यूबीसी कलरलेस होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता। दे आर न्यूक्लिएटेड। आरबीसी जो होते हैं वो ए न्यूक्लिएटेड होते हैं, बट जो डब्ल्यूबीसी होते हैं वो न्यूक्लिएटेड होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एंड आर रिलेटिवली लेसर इन नंबर विच आर एवरेज 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। तो आरबीसी कितना था, 5.5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ब्लड, और डब्ल्यूबीसी है 6000 to 8000 मिलीमीटर क्यूब पर पर लीटर ऑफ ब्लड, पर 100 ml ब्लड। ल्यूकोसाइट आर जनरली शॉर्ट लिव, ये शॉर्ट लिव होते हैं। वी हैव टू मेन कैटेगरीज ऑफ डब्ल्यूबीसीज, ग्रेनुलोसाइट एंड एग्रेनुलोसाइट। डब्ल्यूबीसी के टू मेन कैटेगरीज होता है, ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट होते हैं जिसमें लार्ज साइज न्यूक्लियस होता है, और आप एग्रेनुलोसाइट देख के सोचेंगे कि इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होता होगा, लेकिन इसमें न्यूक्लियस होता है, बट दे आर स्मॉल इन साइज। स्मॉल इन साइज। ओके, तो इसको हम आसानी से स्टेन कर सकते हैं, बट इसको नहीं कर सकते आसानी से स्टेन। सो लेट्स मूव। एग्रेनुलोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल, बेसोफिल आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेन्युलोसाइट्स, क्योंकि इसमें जो न्यूक्लियस होता है विजिबल होता है और बड़ा होता है, while lymphocyte and monocyte are the agranulocyte. Neutrophils are the most abundant cells. Neutrophils are the most abundant cells, जो 60 to 65% होता है of the total WBCs. Basophils are the least, 0.5 to 1% among them. Neutrophils and monocyte ये होता है 8 to 6%, and are phagocytic cells which destroy foreign organism entering the body. न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट जो डिफेंस मैकेनिज्म में काम आते हैं। बेसोफिल सिक्रीट, ये इसको मार्क कीजिए, बेसोफिल सिक्रीट हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपारिन, एंड आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। कहीं पे कोई एलर्जी और ये रिएक्शन हो जाए तो बेसोफिल सिक्रीट होता है जो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। योसिनोफिल, ये भी एलर्जिक रिएक्शन में, जैसे कोई इन्फेक्शन, पैरासिटिक इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें योसिनोफिल रिलीज होता है, पैरासिटिक इन्फेक्शन। सो हम एक चार्ट बना लेते हैं कि किसका परसेंटेज कितना है। कहाँ लिखूं, हाँ इसको ड्रॉ कर लेते हैं। सो
पहले सबसे पहले आता है आरबीसी, उसके बाद आता है प्लेटलेट्स, उसके बाद आता है न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड उसके बाद आता है लिम्फोसाइट्स, देन मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स, देन आता है योशिनोफिल्स, देन आता है बेसोफिल्स, जो सबसे कम अमाउंट में होता है। तो आप ये फ्लो चार्ट लिख लीजिए, आपको काम आएगा रिवीजन में। तो नेक्स्ट डायग्राम्स मूव करते हैं। तो ये डायग्राम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए आ सकता है, तो इसको अच्छे से देख लीजिए। इसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लिख लेंगे। पहला आता है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल होता है फैगोसिटिक इन नेचर, है फैगोसिटिक इन नेचर। ये एक मूवमेंट शो करते हैं जिसको कहते हैं डायापीडेसिस। आपने पहले भी पढ़ा होगा डायापीडेसिस के बारे में। तो डब्ल्यूबीसी डायापीडेसिस शो करते हैं न्यूट्रोफिल्स। देन ये न्यूट्रोफिल्स नाम क्यों रखा है इसका? ये जो न्यूट्रल होता है, ये किसी भी स्ट्रेन, एसिडिक और बेसिक दोनों से ही डाई हो सकता है, इसलिए इसका नाम न्यूट्रोफिल रखा गया। तो कैन बी स्टेन बाय बोथ एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेन। डाई। सो इसका जो परसेंटेज होता है 60 to 65%, 60 to 65% होता है। एंड ये जो है मल्टी लोब होता है, आप देख सकते हो, मैं इसको दूसरे कलर में दिखाता हूँ। ये जो होता है मल्टी लोब होता है। मल्टी लोब होता है ये। सो दे आर मल्टी लोब, मल्टी लोब न्यूक्लियस। हाँ, इससे ज़्यादा इसके बारे में ज़रूरत नहीं है। तो अब जाते हैं मोनोसाइट्स पे। इसका जो परसेंटेज होता है 6 to 8%। 6 to 8% का कलर चेंज कर देते हैं। 6 to 8। इसका जो न्यूक्लियस आप देख सकते हैं हॉर्स शू शेप है, मतलब जो हॉर्स का शू होता है उसका जो जैसा निशान होता है, देख सकते हैं, ये हॉर्स शू शेप है। हॉर्स
और इसको किडनी शेप भी बोल सकते हैं। ये भी डायबिटीज शो करता है। ओके, लेट्स मूव टू द बेसोफिल्स। बेसोफिल्स, तो इसका नाम में ही है, बेसिक डाइजेस्टिन होगा। बेसोफिल्स जो होता है, ये क्या रिलीज करता है, हमने पढ़ा था यहाँ पे। बेसोफिल सीक्रेट हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपरिन। तो ये भी लिख लेंगे। हिस्टामिन, एंड हेपरिन। ओके, ये 2 to 3% होते हैं, 2 to 3% होते हैं। एंड नो, ये होता है 2 to 3% नहीं होता, होता है 0.5 to 1% होता 0.5 1% होता है। और ये ट्राई लूप न्यूक्लियस होता है। ट्राई लूप, ट्राई लूप न्यूक्लियस होता है। हो गया, दिखा देता हूँ यहाँ पे। सो नेक्स्ट मूव करते हैं यूसिनोफिल पे। तो क्या ये कर लेते हैं। ये एलर्जिक एंड पैरासिटिक जो रिएक्शन होता है, एलर्जिक एंड पैरासिटिक रिएक्शन। स्टेन्ड विथ एसिडिक डाई। ये जो होता है, ये 2 to 3% प्रेजेंट होता है among the cells present in the blood। एंड इसका जो न्यूक्लियस आप देख सकते हैं बाइलोब्ड है। देख सकते हैं बाइलोब्ड न्यूक्लियस। सो और एक बचा है, क्या बचा है, प्लेटलेट्स। ये हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे। तो ये हो गया। हाँ, एसोसिएट यूसिनोफिल एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन, हमने पढ़ लिया एलर्जिक रिएक्शन। लिम्फोसाइट, ये होते हैं 20 to 25%, हमने देख लिया ये भी। लिम्फोसाइट्स भी देख लिया। आर ऑफ टू मेजर टाइप्स, बी बीटा एंड टी, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। तो इसके बारे में लिख लेते हैं हम, बी और टी लिम्फोसाइट्स। ये
22-25% होते हैं। 22-25% होते हैं। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है वो इसमें काम ये इसमें काम आता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, जो हम एक्वायर करते हैं बाहर से। Both B and T lymphocytes are responsible for immune response of the body. Now platelets. Platelets also called thrombocytes, पहले भी देखा है इसको thrombocyte बोलते हैं, are cells fragments produced from megakaryocytes, special cells in the bone marrow. So thrombocyte produce कहाँ से होते हैं? megakaryocytes से. Blood normally contains 1,50,000 to 3,50,000 platelets per millimeter cube of blood. Platelets can release a variety of substances, most of which are involved in the coagulation, clotting of blood. A reduction in their number can lead to clotting disorders, which will lead to excessive loss of blood from the body. So platelets count decrease हो जाएगा तो इंजरी होगा, तो उसमें क्लॉटिंग नहीं होगा, क्लॉटिंग नहीं होगा तो ब्लड जो लॉस है वो नहीं रुकेगा. सो इसके बारे में हम लिख लेंगे राइट में नोट. प्लेटलेट्स. हम थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं. कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, तो उसका नंबर होता है 1.5 to 3.5 lakh per millimeter cube of blood. एंड इसका जो फॉर्मेशन होता है thrombocyte fragment produced from megakaryocyte special cell in the bone marrow. तो from megakaryocyte. जो मेगाकार्योसाइट होता है ब्रस्ट होता है टू प्रोड्यूस. जो फ्रैगमेंट होते हैं वो प्लेटलेट्स फॉर्म करते हैं. दैट्स इट. तो आज इतना ही रखते हैं, अभी वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, तो नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी का कवर कर लेंगे. सो थैंक यू.